हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्शन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके सामने उपस्थित हूँ केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपने देखा था एसिड बेस क्या होता है। आपने एसिड बेस के 3 थ्योरीज को भी देखा था कि 3 थ्योरी के हिसाब से एसिड बेस को अपने अपने शब्दों में डिफाइन किया गया है, जैसे आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्सन-लॉरी थ्योरी और लेविस थ्योरी। स्टूडेंट्स, आर्हेनियस थ्योरी ये कहता है कि एसिड वो है जो H+ आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस वो है जो OH- आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। जबकि स्टूडेंट्स, ब्रॉन्सन-लॉरी थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो ब्रॉन्सन-लॉरी थ्योरी कहता है कि जो H+ का डोनर होगा वो एसिड होगा और जो H+ का एक्सेप्टर होगा वो बेस होगा। और अगर लेविस थ्योरी के हिसाब से देखें स्टूडेंट्स, तो लेविस थ्योरी कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होगा वो बेस होगा और जो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर होगा वो एसिड होगा। पिछले क्लास में आपने इन तीनों के एग्जाम्पल्स को भी देखे थे। आप देखे थे कि कैसे कोई एसिड होगा, कब वो सेटिस्फाई करेगा उसके थ्योरीज को, उसके एजम्पशंस को, तब वो एसिड होगा। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप देखेंगे कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब कोई एसिड और बेस मिलता है, आपस में रिएक्ट करता है, तो वो किस तरह का बिहेव करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज की क्लास में आप देखेंगे कि अगर कोई मेटल का ऑक्साइड है, अगर कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो उसका बिहेवियर क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, बारिश में एसिड की मात्रा कहाँ से आती है। बारिश में तो आप जनरली पढ़ते हैं कि वाटर जो है वो कंडेंस होता है, वाटर वेपर क्लाउड का फॉर्मेशन करके फिर वो बारिश के रूप में आता है नीचे। तो फिर अगर वो पानी है तो फिर उसमें एसिड कहाँ से आया। चलिए आज के क्लास में इन्हीं सब बातों को स्पष्ट करते हैं, क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं एक एक करके सारी पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तब वो साल्ट का फॉर्मेशन करता है, और ये जो सॉल्ट होता है उसका भी कुछ अपना प्रॉपर्टी होता है, वो आयनिक कंपाउंड होता है, उसका भी कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे देखते हैं, जैसे एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एसिड रहेगा, कोई बेस रहेगा, आपस में रिएक्ट करके अगर ऐसे लिखें कि NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, NaCl एक्वस और प्लस H2O। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सॉरी, उल्टा लिख दिए। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करेगा तो फिर ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। और ध्यान दें स्टूडेंट कि ये जो सॉल्ट होगा इसका एक्वस सॉल्यूशन, इस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन जो होगा ना वो न्यूट्रल होगा, मतलब ना ही ये एसिडिक होगा ना ही ये बेसिक होगा। कैसे, ये बात नहीं समझे, ध्यान दीजिए। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट बनाता है उसका नेचर बिल्कुल न्यूट्रल होता है, और इस सॉल्यूशन का जो pH वैल्यू होगा वो 7 होगा। pH वैल्यू 7 क्यों होगा, क्योंकि ये सॉल्ट जो है इसका एक्वस सॉल्यूशन ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करता है तब ये एक हीट एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, वैसा रिएक्शन जो हीट एनर्जी रिलीज करे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक करते हैं। और वैसा रिएक्शन जो हीट एनर्जी एब्जॉर्व करे और एब्जॉर्व करने के बाद ही रिएक्शन प्रोसीड हो, उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर डेल्टा H देखा जाए तो वो स्टूडेंट क्या होगा, निगेटिव। मतलब यहाँ पे ये प्रोडक्ट तो बनाएगा ही साथ क्या होगा, हीट एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये बात ध्यान दें। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट कर रहा है तो ये सॉल्ट बनाएगा जो न्यूट्रल होगा। तो क्या सॉल्ट का भी कुछ बिहेवियर होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं रहता तो क्या कोई एसिडिक या बेसिक सॉल्ट भी बनाया जा सकता था जिससे कि उसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक होगा। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे NaOH,
ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये रिएक्ट करता है H2CO3 के साथ, कार्बोनिक एसिड के साथ, ये क्या है, एक वीक एसिड है, WA देने का मतलब वीक एसिड। तो अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट कर रहा है तो स्टूडेंट ये बनाएगा Na2CO3, और Na2CO3 जो है ना, ये साल्ट बना है स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा ये कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, बेसिक इन नेचर। ये कैसा रहेगा, बेसिक इन नेचर। और आप तो जानते ही हैं कि बेसिक के लिए pH वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 7। तो Na2CO3 का एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, 7 से बड़ा होगा। अब ये बेसिक कैसे सॉल्यूशन बना देता है, ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये बेसिक क्यों बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए, तो हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है इसीलिए बनाता है। इसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है, उसके वजह से कॉन्सेंट्रेशन जो है H+ का या OH- का वो बढ़ जाता है। उसके मैकेनिज्म को भी मैं आगे डिस्कस करके आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर कोई वीक बेस है, जैसे NH4OH, ये एक वीक बेस है और ये रिएक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो सॉल्ट बनेगा तो इसका भी सॉल्ट बनेगा, तो एक्सोथर्मिक तो होगा। ऐसा नहीं है, जितने भी सॉल्ट बनते हैं एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से सब के सब एक्सोथर्मिक ही होते हैं। कोई ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, कोई कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, बट एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये रिएक्शन भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन ये जो सॉल्ट होगा इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। तो pH वैल्यू कितना होगा, लेस देन 7। pH वैल्यू जो है एसिडिक के लिए 7 से कम होता है और pH वैल्यू बेसिक सॉल्यूशन के लिए 7 से ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स कैसे होता है, क्यों होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है, ये आप आगे देखेंगे क्लास में। प्लस H2O तो जो होगा सो होगा ही। अगर वीक एसिड दोनों रहे और वीक बेस रहे दोनों, तो अगर कोई वीक एसिड है और प्लस वीक बेस है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये नहीं कहा जा सकता एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि उसके के और के भी वैल्यू पे निर्भर करता है, उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उस पे निर्भर करता है। तो इसको हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते। सीधे अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक वीक एसिड और वीक बेस है और उसका सॉल्यूशन कैसा होगा ये आप बताएं, तो आप सीधे बोल नहीं सकते कि कोई वीक एसिड और वीक बेस का जो न्यूट्रल ही होगा या एसिडिक ही होगा या बेसिक ही होगा। ये बात आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट पर निर्भर करता है। बियॉन्ड द सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम हो जाता है ये सब बात। आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके हिसाब से पीछे का कॉन्सेप्ट है, ये सब हायर स्टडी कॉन्सेप्ट है, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान न दें। तो ये जनरली नहीं पूछा जाता है आपसे कि वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट का नेचर कैसा हो, क्योंकि वो जानता है कि ये पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट पता नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पे करता कैसे है, ये जो NH4Cl है ये एक्वस सॉल्यूशन को क्यों एसिडिक बना देता है, तो ध्यान दें ये क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये पूछा हुआ है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर करता है। ये पूछा हुआ है, IS का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आखिर ये क्यों करता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तो वो फिर एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन का निर्माण क्यों करता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए जैसे NH4Cl है, तो जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब नहीं समझे, मतलब अगर इसको आप सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट को ऐड करें, क्योंकि ये सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होता है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। तो NH4Cl अगर सॉलिड है और इसको पानी में ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, NH4 प्लस एक्वस और प्लस Cl माइनस एक्वस का निर्माण करेगा। अब ये देखिए स्टूडेंट कि ये वीक बेस का कैटायन है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या है, एनाइन है। तो ध्यान दें कि ये दोनों ही वाटर से रिएक्ट करेगा, NH4 प्लस और Cl माइनस। अगर हम इससे कह दें Cl माइनस से कि क्या तुम H2O से रिएक्ट करोगे और फिर से HCl बनोगे, तो HCl कहेगा कि नहीं। ये Cl माइनस क्या कहेगा कि नहीं, हम H2O से रिएक्ट करके फिर से HCl नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर हम फिर से HCl बनते हैं तो HCl स्टूडेंट, तो
पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था HCl जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमेशा क्या होता है, कंप्लीटली टूट जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो अगर HCl माइनस H प्लस गेन करके, अगर Cl माइनस H2O से H प्लस गेन करके HCl बनाएगा तो फिर से तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट ही जाएगा। मतलब Cl माइनस जैसे था वैसे है, मतलब ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है। ये क्या है? ये है वीक बेस का कैटायन। अगर इससे मैं कहूँ कि तुम क्या H2O से रिएक्ट करके फिर से NH4OH बनाओगे, तो ये कहेगा कि हाँ बना दूंगा, क्योंकि मैं वीक बेस हूँ। वीक बेस ज़्यादा आयनाइज नहीं होता है, ये H2O से क्या करेगा, OH खींच लेगा, और खींचने के बाद ये इसी फॉर्म में रहेगा, कंप्लीट फॉर्म में। तो H2O से अगर OH खींच लिया तो H2O में क्या था, HOH ये था। अब ये OH खींच लिया तो बचा क्या, H प्लस, तो ये क्या रह जाएगा, H प्लस। इसीलिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एसिडिक, और pH क्या हो जाएगा, लेस देन 7। इसी को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर यहाँ पे एनाइन रहता वीक एसिड का तो फिर वो H प्लस खींच लेता, तो H माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता। जैसे देखिए, अगर ये है CH3 CO माइनस और Na प्लस, ये है, ये टूटा तो क्या दिया, ये सॉल्ट है किसका, CH3 COH और प्लस NaOH का। तो NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या होता है, वीक एसिड। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ये है, ये सॉल्ट है किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब ये टूटेगा तो टूटेगा CH3 CO माइनस में और किस में, Na प्लस में। तो अगर मैं कहूँ CH3 CO माइनस से कि क्या तुम H2O से रिएक्ट करके फिर से CH3 COH होना चाहते हो, तो ये कहेगा कि हाँ हो जाएंगे, क्योंकि हम वीक एसिड थे, हम टूटना तो पहले भी नहीं चाह रहे थे, बहुत ही कम आयनाइज होते हैं हम। हमारी प्रजाति जितना भी है CH3 COH वो बहुत कम आयनाइज होता है, क्योंकि हम लोग वीक एसिड ग्रुप से आते हैं। तो CH3 CO माइनस को कहेंगे कि क्या तुम H प्लस गेन करके फिर से CH3 COH बनना चाहते हो, ये तो बोलेगा हाँ बन जाएंगे, ठीक है, और OH माइनस को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। अब क्या होगा कि ये एनायन है वीक एसिड का, तो ये वाटर से रिएक्ट करके H प्लस खींच लेगा, और ये वीक एसिड बनना चाहता है, या बेस है तो वीक बेस बनना चाहता है, इतना ही आप ध्यान रखिए। तो फिर वो क्या होगा कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक, क्योंकि इंक्रीज कर दिया, किसका इंक्रीज कर दिया, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। क्यों इंक्रीज कर दिया, क्योंकि वीक एसिड का एनायन H प्लस को खींच लिया। तो यही काम होता है स्टूडेंट्स, वीक एसिड का हमेशा अगर बेस है तो उसका कैटायन, वीक बेस है तो उसका कैटायन वाटर से रिएक्ट करता है। अगर एसिड का एनायन है तो वो वाटर से रिएक्ट करता है, और एसिड का एनायन H प्लस खींच के OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। अब सॉल्यूशन में OH माइनस का मात्रा बढ़ जाएगा तो वो बेसिक हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें, अच्छे से समझने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारे सामने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत वाइड एप्लीकेशन है इसका। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं नेचर में, और अगर वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो फिर वो एसिड का निर्माण करते हैं। इट रिएक्ट्स विथ वाटर, इट रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म एसिड। अगर ये एसिड वाटर से रिएक्ट करेगा तो फिर वो एसिड का निर्माण करेगा। इट रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म एसिड, जैसे H2O और प्लस CO2। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बनाता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो देखिए ये कार्बोनिक एसिड जो है ये कब निर्माण हुआ इसका, जब एक नॉन मेटल का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट किया। इसी तरह से अगर SO2 है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड कब बना, जब SO2 जो है वो वाटर से रिएक्ट किया। तो जनरली क्या होता है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होता है, और वो क्या करता है, वो वाटर के साथ मिलकर एसिड का निर्माण करता है, या फिर वो बेस से भी रिएक्ट कर लेगा। वो क्या करेगा,
बेस से भी रिएक्ट कर लेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर NaOH है तो ये एक बेस है और ये बेस जो है ना वो CO2 से साथ रिएक्ट करके Na2CO3 का निर्माण कर देता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये Na2CO3 का निर्माण जो किया, ये सॉल्ट बना दिया। ये क्या है, ये एसिडिक नेचर था, तभी तो ये मिलकर सॉल्ट बनाया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। इसी तरह से स्टूडेंट एक लाइन और लिखा जा सकता है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं और वो पानी से रिएक्ट करके, वाटर से रिएक्ट करके बेस का निर्माण करता है। और वो बेस का निर्माण करेगा तो फिर वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, या फिर मेटल का ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, इट रिएक्ट्स विथ वाटर, टू फॉर्म बेस। तो बेस बनाने के लिए क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है। जैसे Na2O को देखते हैं, Na2O जो है मेटल का ऑक्साइड है, ये क्या करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaOH। NaOH क्या है, एक बेस। इतना ही नहीं, अगर ये मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा, तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा, मतलब Na2O अब प्लस HCl को देखें तो ये NaCl बनाएगा प्लस H2O। आप देख रहे हैं ना कि जैसे ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, सॉल्ट है, ये क्या होगा, पक्का बेस होगा, तभी तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो स्टूडेंट ये बात आप ध्यान रखें कि मेटल का ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा और मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस का निर्माण करेगा। तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है तो वो बेस से रिएक्ट करता है, और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है तब वो एसिड से रिएक्ट करता है। मतलब मेटल का ऑक्साइड बेसिक होने के कारण एसिड से रिएक्ट करता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होने के कारण बेस से रिएक्ट करता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एसिड और बेस दोनों मिलकर सॉल्ट बनाता है। इसका मतलब मेटल का ऑक्साइड नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर का है, एक एसिडिक और एक बेसिक। तो कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दें, कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो मेटल से भी रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल से भी रिएक्ट करते हैं। वैसे ऑक्साइड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अगला पॉइंट जो है हमारे सामने वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है स्टूडेंट, इसको समझते हैं। वैसे ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। वैसे ऑक्साइड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका एग्जांपल बताया जाए तो दो इंपॉर्टेंट है, जिंक का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड। ये दो आप ध्यान रखें, बाकी तो बहुत सारा है। इतने एलिमेंट का ऑक्साइड्स जो है वो एम्फोटेरिक होता है, मतलब वो मेटल से भी रिएक्ट करेगा और नॉन मेटल से भी रिएक्ट करेगा। जैसे देखें एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, तो ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसे, देखिए इसका प्रूफ अभी मिल जाएगा। एम्फोटेरिक है, Al2O3 है, तो इसको अगर आप एसिड से रिएक्ट कराएंगे HCl से तो बना देगा AlCl3, और इसको अगर NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बना देगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये क्या बना देगा, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि Al2O3 जो है ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, दोनों से मिलकर क्या बना रहा है, सॉल्ट। तो हम लोग कहते हैं ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स एक बात समझ में नहीं आया कि ये पानी जो है, बारिश की पानी को हम लोग बोलते हैं कि ये एसिड रेन है, मतलब पानी में एसिड की मात्रा है। वो पानी में एसिड आता कहाँ से है, अब उस पॉइंट को समझते हैं। उसका कॉन्सेप्ट यहीं से जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए। जैसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और वो पॉल्यूटेंट्स जो हैं हमारी गलतियों के कारण ही उत्सर्जित होते हैं, या फिर मजबूरी के कारण कहिए।
जैसे हम लोग कंबसन करते हैं, चाहे कोयले जलाने का काम हो या फिर कोई हाइड्रोकार्बन फ्यूल फॉसिल्स फ्यूल जलाने का काम हो या फिर और भी किसी तरह से पॉल्यूशन क्रिएट किया हो, या फिर पटाखा फोड़ के हम लोग पॉल्यूशन जमा किए हैं। तो पटाखा वगैरह फोड़ने से, फ्यूल जलाने से बहुत सारे ऑक्साइड्स जनरेट होते हैं, जैसे कार्बन का ऑक्साइड, सल्फ़र का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो इस तरह से बहुत सारे ऑक्साइड्स जनरेट होते हैं और ये पर्यावरण को क्या करते हैं, हमारे वायुमंडल को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। तो ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर पोल्यूशन का एक मेन कंस्टिट्यूएंट है। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि हमारे पर्यावरण, हमारे वायुमंडल में एसिड रेन, हमारे वायुमंडल में मेटल का ऑक्साइड तो बहुत कम है, लेकिन नॉन मेटल का ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बारूद होता है, गन पाउडर, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सल्फ़र, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सल्फ़र और KNO3। तो KNO3 से नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फ़र से सल्फ़र का ऑक्साइड, और भी फ्यूल वगैरह के कंबसन से सल्फ़र का ऑक्साइड जनरेट होता है। तो वो सारे ऑक्साइड्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर जमा हो जाते हैं और वो पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड का निर्माण करते हैं। कैसे? एसिड रेन में क्या होगा कि जैसे सल्फ़र का डाइऑक्साइड है तो ये ऊपर जाएगा तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा, साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये O2 भी ऊपर में है। तो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा H2SO4। H2SO4 बोलते हैं किसको? सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका यूज़ क्या है तो आप जानते हैं लीड स्टोरेज बैटरी में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ करते हैं। लीड स्टोरेज बैटरी में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है। बैटरी में हम लोग कौन सा एसिड ऐड करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और सोचिए कि यही वाला एसिड जो है वो हमारे वायुमंडल में तैयार होता है वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। इतना ही नहीं, अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, कोई भी ऑक्साइड हो, वो वाटर से रिएक्ट करके बनाता है HNO3। अब ये HNO3 जो है इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का जो लिस्ट बताए थे उसी में ये दोनों एसिड का नाम था। तो नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, दोनों ही एसिड स्टूडेंट्स देखिए तो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? जो 100% आयनाइज हो और 100% H+ आयन को क्या करे? रिलीज करे। तो ये सब जब स्टूडेंट मोलिक्यूल बन का फॉर्मेशन करेगा तो ये आयनाइज होकर H+ आयन रिलीज करेगा, और जब बारिश होगी तो बारिश के पानी के साथ ये अर्थ क्रस्ट पे आएगा। समझिए कि इस अर्थ सरफेस पे आएगा। अब इस अर्थ सरफेस पे आएगा तो एसिडिक नेचर का वाटर होगा। तो एसिडिक नेचर का जब वाटर होगा तो एसिड का रिएक्शन सॉल्ट के साथ या फिर मेटल के साथ क्या होता है ये आप जानते हैं। तो फिर ये हमारे इकोसिस्टम को क्या करेगा? बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। और एसिड रेन में स्टूडेंट ये जो होता है वो एक्सेस में होता है। कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है। मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड वाटर से कम रिएक्ट किया, सल्फ़र का ऑक्साइड ज़्यादा रिएक्ट किया, सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा बनाया। तो एसिड रेन में ये दोनों मेन कंस्टिट्यूएंट है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर से रिएक्ट करेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? H2CO3। पर स्टूडेंट ये H2CO3 जो बनाएगा ये वीक एसिड है, तो इसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए हम लोग जनरली इसको क्या करते हैं? इग्नोर करके चलते हैं। और हम लोग मानते हैं कि एसिड रेन में जो मुख्य रूप से है वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ही है। और इन दोनों में, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक में, सल्फ्यूरिक एसिड का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें कि नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड both are constituent of एसिड रेन, जिसमें कि मेजर कंपोजिशन किसका होता है? मेजर कंपोजिशन जो होता है स्टूडेंट्स, मेजर कंपोजिशन वो होता है H2SO4 का। मेजर कंपोनेंट होता है H2SO4 का। मतलब इन दोनों एसिड में अगर देखा जाए तो H2SO4 ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो दोनों मिलकर उस रेन को क्या कर देता है? एसिडिक कर देता है। अब एसिड रेन का pH वैल्यू कम होगा, तो एसिड रेन का pH वैल्यू 7 से कम होगा। तो ये जनरली 5.6 के नीचे जब आता है तभी हम लोग इसको क्या करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे आप देखेंगे 6 के बिलो भी लिखा हुआ रहेगा।
तो उससे कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा बहुत एसिडिक हो जाने से उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जब ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, 6 से ज़्यादा कम हो जाएगा, तो फिर वो क्या होगा, पीएच वैल्यू अगर ज़्यादा कम हो गया तो फिर वो ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये होता है एसिड रेन। एसिड रेन का निर्माण किससे हुआ, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। तो क्या कार्बन का डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इसको आप साइड क्यों कर दे, ये भी तो एक ऑक्साइड है। तो करता है, लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड बनाता है, ये स्टूडेंट कार्बोनिक एसिड बहुत ही वीक होता है। तो वीक एसिड उतना इफेक्टिव नहीं होता है, इससे ज़्यादा हार्मफुल जो इफेक्ट है वो नहीं देखा गया, तो फिर हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें स्टूडेंट कि सल्फर का डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही क्या करता है, एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट्स इतना कुछ पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एसिड। पूछा गया है कि एसिड के लिए कौन सही नहीं है। पिछली क्लास में भी आपने देखा था कि आपको 3 थ्योरी बताए थे। H+ डोनर एसिड होगा, बिल्कुल होता है ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी के हिसाब से। ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो H+ का डोनर होता है वो एसिड होता है, जो H+ का एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर जो है वो एसिड होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर का जो एक्सेप्टर होता है वो लिस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, वो एसिड होता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होता है वो लिस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, बेस होता है। यानी ये स्टेटमेंट सही नहीं है और पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड, सही बात है लुईस थ्योरी के हिसाब से। कौन थ्योरी के हिसाब से, लुईस थ्योरी के हिसाब से। तो तीनों थ्योरी के हिसाब से अलग अलग जो थ्योरीज थे, जम्पशंस थे, वो अपने हिसाब से लोगों ने एक्सप्लेन किया। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी थ्योरी के हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लुईस एसिड। बताइए लुईस एसिड कौन नहीं है। लुईस एसिड किसे कहते हैं, तो सिंपल सा बात, लुईस एसिड वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर हो। और इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी। कोई भी आदमी कोई चीज़ एक्सेप्ट कब करेगा, जब उसको ज़रूरत होगा, उसका कमी महसूस होगा उसको कि हाँ ये मेरे पास नहीं है। तो सिंपल सा बात, अगर AlCl3 है तो Al के पास 3 क्लोरीन बॉन्डेड है। अब इसके हिसाब से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो AlCl3 एक लुईस एसिड है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। FeCl3 में भी वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसमें भी वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए ये भी लुईस एसिड है। BF3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, BF, FF, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कुल मिला के देखें तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है, तो फिर ये क्या होगा, NH3 एक लुईस बेस है, लुईस एसिड नहीं है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और लुईस एसिड वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके पास तो एक लोन पेयर रखा हुआ है, कोई काम का नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सही नहीं है, देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं क्या लिखा है। इट कंटेन्स मेनली नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ही मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। कार्बोनिक एसिड वगैरह और भी कुछ एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड वगैरह, वो सब वीक एसिड होता है और उसका कंपोजिशन भी ज़्यादा नहीं है। मुख्य तौर से जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल फॉर्म्स एसिड विथ वाटर, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन एसिड रेन, सही बात है। अगर देखा जाए सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में, तो सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में होता है। नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, नहीं, ये नहीं है। तो क्या बोला है, नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन इज HNO3 H2SO4, दोनों होगा, बोथ ए एंड बी। आपको मैंने बताया कि मुख्य तौर पे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। ये पूछा हुआ है 66 BPSC में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। कॉपर सल्फेट बना कैसे है, पहले ये देखते हैं कॉपर सल्फेट बना कैसे है। तो कॉपर सल्फेट कैसे बना है, तो कॉपर सल्फेट में क्या आया होगा, CuOH2 प्लस H2SO4। अब H2SO4 जो है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और CuOH2 है ये क्या है, वीक बेस। ये क्या है, वीक बेस। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा तो ये सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक। तो एसिडिक सॉल्ट का जो निर्माण हुआ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हुआ है। मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा एक्वस सॉल्यूशन CuSO4 का वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि CuSO4 का जो निर्माण हुआ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन से हुआ है, इसलिए। लाइम वाटर गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विथ, देखिए लाइम वाटर क्या होता है इसको थोड़ा देखते हैं। CaOH2 इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। अगर ये CO2 से रिएक्ट करता है तो बनाता है CaCO3। तो कह रहा है कि लाइम वाटर वाइट प्रेसिपिटेट कब देगा, यही CaCO3 जो होता है ये वाइट PPT देता है। तो जब इससे हम लोग CO2 गैस पास कराते हैं, O2 गैस के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो कौन सा गैस पास कराएंगे, CO2 गैस। तो CaOH2 जो है इसको हम लोग स्लैक लाइम भी बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। तो स्लैक लाइम क्या होगा, CO2 से रिएक्ट करके वाइट PPT बनाएगा और वो जो बनाएगा वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का क्लास आप अच्छे से सीखे। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें ताकि आप में परफेक्शन आए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।